ठीक है, हम लोग क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 2 देख रहे हैं, केमिस्ट्री का। उसमें हम लोग आगे आज देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हमने समझ लिया था क्या है। आगे देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है उसका अमाउंट क्या करता है, वैरी करता है। ठीक है, तो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वो डिस्क्राइब करता है कि वो कितना डाइल्यूट है। ठीक है, तो मतलब डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है या सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये हम लोग सॉल्यूट के अमाउंट से जान पाते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ये एक कंपैरेटिव टर्म्स है। तो एक्टिविटी 2.2 में जो ग्रुप ए का जो सोल्यूशन था वो थोड़ा फीका था, है ना, उन्होंने कम अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट डाला था, और ग्रुप बी ने 2 स्पून स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट डाला था। तो इनका जो कलर आया था वो डार्कर आया था, जबकि ग्रुप ए का जो कलर था वो क्या था, लाइटर था। तो फिर से एक एक्टिविटी 2.3 है, उसको देखो। आपको क्या करना है, 50 ml ऑफ वाटर लेना है 2 सेपरेट बीकर्स में। ठीक है, और उसमें 2 सेपरेट बीकर्स में, अब उसमें क्या करना है, आपको साल्ट ऐड करना है 1 बीकर में एंड शुगर या बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर में, और उसको कंटिन्यू आपको स्टीर करते जाना है। ठीक है, मिक्सिंग करते जाना है, और एक टाइम आएगा जब एक जो आप जिस टेम्परेचर पे कर रहे हो उस टेम्परेचर पे आप और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर पाओगे, है ना। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, हीट करना पड़ेगा बीकर को, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर को कितना कितना बढ़ाना है आपको, केवल 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जाना है। ठीक है, और फिर टेम्परेचर बढ़ाते जाओ 5 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसमें सॉल्यूट को ऐड करते जाओ। ठीक है, तो आप लोग बताइए क्या होगा फिर। हाँ, मतलब कितना भी ऐड कर सकते हो क्या आप सॉल्यूट को, साल्ट को या शुगर को, या कोई एक लिमिट होगी, एक लिमिट होगी, उसके बाद आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो अमाउंट है साल्ट एंड शुगर का या बेरियम क्लोराइड का, दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर। ये किसका अमाउंट है, सॉल्यूट का। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन आपका 4th का ए दिया है कि एक्सप्लेन करो फॉलोइंग गिवन एग्जांपल को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन जिसमें क्या है, सॉल्यूट को आप अब और ज्यादा डिजॉल्व नहीं कर सकते, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स देखो, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया। आप जैसे सॉल्ट ले रहे थे तो एक गिवन टेम्परेचर पे उसको अब एक टाइम आएगा कि अब उसको आप और ऐड नहीं कर सकते, मतलब कि वो जो सोल्यूशन है अब क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। आप लोग खाना खाते हो, ठीक है, खाते हो ना, कितना भी मनपसंद चीज होगा, लेकिन खाते 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 आपका पेट कहता है बस हो गया आप, है ना। तो पहले के जमाने में हिंदी वर्ड जो है, आप लोग इंग्लिश मीडियम को, लेकिन हिंदी मीडियम वाले जैसे खाना खिलाते थे, है ना, ब्राह्मणों को या किसी को भी, तो फिर खाना खाने के बाद अच्छा पेट भर जाता था तो कैसे कहते थे, तृप्त हो गए। क्या कहते थे, तृप्त हो गए, है ना। तो तृप्त का जो इंग्लिश वर्ड है वो सैचुरेटेड ही है, मतलब अब और नहीं भर सकता, पेट पूरा भर गया है, अब और नहीं खा सकते, और खाने में मजा भी आ गया, इसको तृप्त हो गए बोलते हैं। और इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड।
अब जो अमाउंट है सॉल्यूट का जो प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इस टेम्परेचर पे, उसको क्या कहते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर दूसरे टाइप का सॉल्यूशन हम देखेंगे उसमें उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब आप उसमें अभी भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो, अभी भी पॉसिबिलिटी है ना, आपका पेट अभी भरा नहीं है, आप अभी भी खा सकते हो, है ना, तो अभी आप अनसैचुरेटेड हो, असंतृप्त हो, और इस तरीके का जो सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो दो एक्सपेरिमेंट थे ग्रुप ए और ग्रुप बी का, तो ग्रुप ए वाला क्या है बेटा, थोड़ा सा वो फीका था, और ग्रुप बी का क्या था, गाढ़ा था, ठीक है। अब अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को लेते हो एक सर्टेन टेम्परेचर पे और उसको ठंडा करते हो, ठीक है, उसको कूल डाउन करते हो, तो क्या होगा, बता सकते हो क्या क्या होगा? अभी तक आप लोग को इतना तो समझ में आ गया है कि अलग अलग जो सॉल्वेंट है उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो सेम टेम्परेचर या अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रहता है, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये वो अमाउंट है, मास या वॉल्यूम है सॉल्यूट का, जो कि गिवन अमाउंट या मास ऑफ और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर जो सॉल्यूट का अमाउंट है सॉल्यूशन में, उसको उस सॉल्यूशन का के लिए उस सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, वेज हैं, वो हम अब देखेंगे, लेकिन उसमें केवल जो 3 मेथड्स हैं वो आपके सिलेबस में है, उसको अब देखने वाले हैं। उसमें से पहले के 2 हैं मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें क्या करना है, मास दिया रहेगा आपको सॉल्यूट का, और सॉल्यूशन का मास दिया रहेगा, इनटू 100 करोगे तो उसका जो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। सेकेंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो क्या होगा, इसमें सॉल्यूट का मास दिया रहेगा और सॉल्यूशन का क्या दिया रहेगा, वॉल्यूम 100 से मल्टीप्लाई करना है और सॉल्यूशन का जो परसेंटेज है वो आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो जो थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इसमें दोनों का क्या दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा और आपको परसेंट निकालना है। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर या क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन। एक सॉल्यूशन है जिसमें साल्ट कितना है 40 ग्राम और वाटर कितना है 320 ग्राम। तो आपको क्या करना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 320 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मास को, तो कितना हो जाएगा 360 ग्राम, ठीक है।
अब जो फॉर्मूला है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसमें पुट कर देंगे तो सॉल्यूट का मास कितना दिया था 40 ग्राम और सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, टोटल किया हमने 360 ग्राम इंटू 100 करेंगे तो इसका जो परसेंटेज है वो कितना आएगा 11.1%। आगे समझ में, आप लोग बना चुके थे इसको पहले, अच्छा अभी आया समझ में आ रहे हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व करना है 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट इस टेम्परेचर पे 293 केल्विन पे, तो उसका आपको कंसंट्रेशन को फाइंड करना है एट दिस टेम्परेचर पे। तो सॉल्यूट का मास कितना है 36 ग्राम, सॉल्वेंट का वाटर है उसका मास कितना है 100 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया बेटा 136 ग्राम। परसेंटेज निकालना है तो इस फॉर्मूला में पुट कर दो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 36 डिवाइडेड बाय 136 इनटू 100 और रिजल्ट कितना आ गया 26.47%। तो इससे पहले जो फॉर्मूला है उसको, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ठीक है। अब देखो आगे का क्वेश्चन, प्रज्ञा है उसने सॉल्युबिलिटी टेस्ट की है 3 डिफरेंट सब्सटेंस की एट डिफरेंट टेम्परेचर पे और कलेक्ट किया है डाटा को जैसा यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये एक्सरसाइज का, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है ग्राम में है और ये सब कितने में डिजॉल्व है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, और अपन को क्या मिला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आर्यन एक बार आप फिर से बताइए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। कुछ चीज का मतलब उसको क्या बोलते हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में अब और ज्यादा डिजॉल्व नहीं कर सकते तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सटेंस दिया हुआ है और उसकी सॉल्युबिलिटी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर पे तो देखो पोटेशियम नाइट्रेट जो है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है बेटा तो उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ता जा रहा है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है वो और अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का भी यहाँ पर बढ़ रहा है, उसके बाद लेकिन जिस हिसाब से पोटेशियम नाइट्रेट का बढ़ा था जस्ट ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया था टेम्परेचर यहाँ और यहाँ पे, वैसा कुछ इसके साथ नहीं हुआ सोडियम क्लोराइड के साथ, है ना। सोडियम क्लोराइड क्या है, किसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, क्या खाते हो आप खाने में, हाँ ठीक है साल्ट है। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड थोड़ा सा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट का मास क्या होगा इसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। और कितने ग्राम वाटर में करना है इसको 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन में। तो सॉल्यूशन देखो मास कितना है उसका 62 ग्राम और आपको फाइंड क्या करना है पोटेशियम नाइट्रेट का मास रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो रिक्वायर्ड अमाउंट क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला पे देखो, है ना, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100 आता है, ठीक है, इक्वल टू 31।
तो कितना पोटेशियम नाइट्रेट आपको चाहिए, 31 ग्राम चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन बी देखो, प्रज्ञा क्या कर रही है, उसको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड बनाना है वाटर में इस टेम्परेचर पे, और फिर उसने क्या किया, वो उसने बनाया इसको और रूम टेम्परेचर पे उसको रख दिया। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन कूल हो जाएगा तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी, आप लोग को कोई आइडिया है क्या ऑब्जर्व करेगी? ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो वाटर में जो पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लूजेस हीट एट 353 केल्विन। ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है जब हीट लूज हो जाती है 353 केल्विन पे, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्रज्ञा वुड ऑब्जर्व, क्या करेगी, वो सॉल्युबल नहीं होगा ना, तो उसको क्या मिलेगा, उसका सॉलिड फॉर्म मिलेगा, मतलब क्रिस्टल्स मिलेंगे उसको, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा कूल होने पर। ठीक है, एट लो टेम्परेचर पर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि सॉल्युबिलिटी आपको फाइंड करनी है सॉल्ट की 293 केल्विन पे। तो कौन सी, यहाँ पर आपने डाटा देखा था अभी, है ना, जस्ट इससे पहले वाले पेज में, तो वहां पर उस डाटा को देख के, आपकी बुक में होगा अभी भी, तो उसमें देखो कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है इस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो देख लो, पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 32 ग्राम है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम है, और अमोनियम क्लोराइड की कितनी है, 37 ग्राम है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करें इस डाटा से कि अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है इस टेम्परेचर पे, इन चारों में। क्लियर है? ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्यूट जो सॉल्वेंट है उसमें कितना डिसॉल्व होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आ रहा है पलक समझ में? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है लेकिन प्रैक्टिस के लिए हो रहा है ये। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, यहाँ ग्रुप बना है क्या व्हाट्सएप का आप लोग का, तो इसका अगर जैसे यूट्यूब में डालेंगे तो शेयर कर देंगे, तो कभी भी आप उसको देखना चाहो तो देख सकते हो, या और किसी को शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बस ये सब नोट्स वगैरह जो मैं देता हूँ उसको शेयर नहीं करना है। ठीक है, तो क्या क्या चेंज हो सकता है टेम्परेचर के साथ, बताओ, आपको कोई आइडिया है दिशा? टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है साल्ट की, टेम्परेचर कम ज्यादा करने पे? अक्षता आप बताओ। तो टेबल ही देख के अगर आप देखोगे, है ना, पिछला वाला, ये देख लेते हैं फिर से टेबल। ये देखो टेबल दिख रहा है आप लोग को, तो टेम्परेचर के साथ देखो इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है बेटा, बताया था ना कि एकदम लगभग यहाँ से डबल हो गया, फिर ऑलमोस्ट डबल हो गया, और सोडियम क्लोराइड का उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पे, और पोटेशियम क्लोराइड का थोड़ा सा ज्यादा फर्क पड़ रहा है पोटेशियम और अमोनियम क्लोराइड पे। तो टेबल से क्लियरली शो हो रहा है कि साल्ट जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, एंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इतना तो क्लियर है कि भले ही कम अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी, लेकिन किसमें कम अमाउंट में हो रहा है, सोडियम क्लोराइड में। लेकिन टेम्परेचर ये है ना, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है, सभी साल्ट, ये सभी साल्ट है, सभी की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इस टेबल से हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं।
और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा, है ना, कि उस पे आप और ज्यादा साल्ट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर जो भी है इन सबको हम साल्ट ही कहेंगे, है ना, ये सभी साल्ट ही है, लेकिन हम जो यूज करते हैं टेबल सॉल्ट वो ये है सोडियम क्लोराइड। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब सॉल्यूट को और ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते सॉल्वेंट में, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, किस तरीके का सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और ज्यादा सॉल्यूट को अगर डिसॉल्व कर सकते हैं तो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। वही वाला एग्जांपल याद रखना, आपका पेट एकदम भर गया है तो आप सैचुरेटेड हो गए हो, है ना, आप बहुत ज्यादा खाना नहीं ले सकते, ठीक है, और नहीं भरा है और खाना खा सकते हो तो आप अभी भी क्या हो, अनसैचुरेटेड हो। अब मिक्सचर का हमने देख लिया पूरा चैप्टर में कि कैसे मिक्सचर बन रहा है, किससे किससे मिलके बनता है, कितना अमाउंट चाहिए, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब मिक्सचर बन तो गया है, अब उसको सेपरेट कैसे करेंगे ये सब चीजें हम समझेंगे। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, उसको हम स्टडी करने वाले हैं अब। तो सेपरेशन क्यों करते हैं, पलक बताइए, अलग क्यों करती हो? तुम्हारी मम्मी करती है कुछ चीजों को अलग घर में, क्या क्या अलग करती है? चावल से कंकड़ पत्थर हटाती है और दही से मही बनाती है, ठीक है, तो ये सब। और क्या सेपरेशन, एकदम कॉमन सेपरेशन सबके घर में होता है, चाय जब बन जाता है तो उसकी, हाँ है ना, तो कुछ लगता है दिशा को चाय बहुत पसंद है, ठीक है, तो चाय पत्ती को चाय से अलग करते हैं, सेपरेशन, ठीक है, और सेपरेशन करने से ही हम लोग को जो डिजायर्ड चीज है वो मिल पाता है, ठीक है। तो और होमोजीनस मिक्सचर का सेपरेशन करना आसान है क्या? नहीं है, है ना, लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। क्या क्या है? हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, है ना, इन तरीकों से आप सिंपल मेथड से आप चीजों को अलग कर सकते हो। अब देखते हैं कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स हैं जो आप अप्लाई करोगे इन सब चीजों को सेपरेट करने पे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन है, चारों लोग बताएंगे कि क्या टेक्निक अप्लाई करोगे। सबसे पहले आर्यन बताएगा कि इंजन ऑयल ऑफ कार में स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल को अलग करने के लिए वो क्या करेगा। इंजन ऑयल में मेटल के स्मॉल पीसेस आ गए हैं, उसको बेटा अलग कैसे करोगे? हाँ वेरी गुड। अक्षता बताएगी सैंड में से आयरन पिंस को अलग कैसे करोगी। क्या तरीका अपनाओगी? या लोहे को, आयरन को कभी भी अलग करना है बेटा तो आप क्या करोगे? कुछ कुछ आजकल भूसा, मैग्नेट, मैग्नेट यूज करोगे, वेरी गुड। इसके बाद पलक बताएगी कि व्हीट ग्रेन्स को हस्क से, मतलब गेहूं के साथ उसका भूसा भी आ जाता है,
है ना, उससे अलग कैसे करोगे बेटा? विनोविंग, है ना, थोड़ा सा उसको हवा में ऐसे हिलाओगे तो वो हल्का होता है तो दूर चला जाएगा और गेहूं आपके पास गिरेगा। ठीक है, जो व्हीट ग्रेन्स है, या फिर सेडिमेंटेशन का यूज करके हम कर सकते हैं। अब लास्ट ईसा बताएगी। फाइन मड पार्टिकल्स को अलग करना है सस्पेंडेड वाटर से, तो यहाँ पर डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज होगा। सही बोले हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ स्पेशल, हाँ कुछ स्पेशल टेक्निक्स का भी यूज होता है मिक्सचर को अलग करने के लिए। तो यहाँ पर आंसर्स में भी आपने देखा होगा, जैसे सेडिमेशन टेक्निक, डिकेंशन टेक्निक, फिल्ट्रेशन टेक्निक। अब वो जो स्पेशल टेक्निक है उससे क्या क्या हम अलग कर सकते हैं, उस टेक्निक को और एग्जाम्पल को साथ में समझेंगे। तो आपका देखो जैसे कि कलर्ड कंपोनेंट है ना, कलर्ड कंपोनेंट है डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। मतलब इंक से आपको उसके जो कलर्ड है, जो कलर उसमें कॉज कर रहा है, उसको कैसे अलग करोगे? ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का सेकंड क्वेश्चन है, उस टेक्निक का नाम बताओ जिससे साल्ट को सी वाटर से अलग करते हैं। ठीक है, तो साल्ट का क्या नाम है, क्या कहते हैं साल्ट को हम? सोडियम क्लोराइड। और उसके सॉल्यूशन से उसको अलग करना है, तो आप क्या करो, आपको एक बीकर को हाफ फिल करना है, ठीक है, वाटर के साथ। बीकर ग्लास से बनता है, कांच का नहीं, वो बहुत केमिकल रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऐसे ग्लास का बनाया जाता है। वो मतलब टेम्परेचर को भी सह सके, टॉलरेट कर सके, और केमिकल का भी उस पर इफेक्ट मत पड़े, इस तरीके का मजबूत ग्लास रहता है। ठीक है, अब बीकर के माउथ पे वॉच ग्लास रख देना। वॉच ग्लास जानते हो, एक कांच का छोटा सा प्याली होता है जिसको क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास कहते हैं। जब आप लैब में जाओगे प्रैक्टिकल्स करोगे तो इसका यूज आप देखोगे। अच्छा, अभी थ्योरी चल रहा होगा, फिर जैसे ही प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा लेके जाएंगे। अब वॉच ग्लास में क्या करना, कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक डाल देना, उसके बाद बीकर को हीट करना थर्ड प्रोसेस में। लेकिन डायरेक्ट आपको क्या करना है, इंक को हीट नहीं करना है, नहीं तो वो उड़ जाएगा। ठीक है, कौवा बन के उड़ जाएगा। ठीक है, कौवा देखते हो आजकल, दिखता है क्या किसी को? आजकल बर्ड्स कम दिखते हैं, क्या रीजन है? टावर, है ना, जो मोबाइल का टावर्स है उनसे जो रेडिएशन निकल रहा है, उनके कारण आजकल बर्ड्स आपको कम दिखते हैं। तो जब आप, है ना, आपने क्या किया, वाटर से भरा हुआ हाफ बीकर लिया और उसके ऊपर ये इस तरीके से वाच ग्लास को रख दिया और इसके ऊपर स्याही को लिया। और हीट किसको करना है? हीट इस बीकर को करना है, डायरेक्ट इसको नहीं करना है वाच ग्लास को, नहीं तो ये डायरेक्ट उड़ जाएगा। ठीक है, तो हीट करने पे क्या होगा, क्या होगा पलक? इवोपरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो जो इसमें जो वाटर है ना इंक में, वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा और इंक जो है पाउडर फॉर्म में यहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका इंक वाटर से सेपरेट हो गया। ठीक है, दो कलर डाल के अलग करना है, तब उसके लिए कुछ और टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
और यहाँ पर हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना बेटा कि हिट्रोजीनस मिक्सचर को अलग किया जा सकता है, और दो कलर मिलने से हो सकता है होमोजीनस मिक्सचर बन जाए, तो उसको सेपरेट करना तो आसान नहीं है। मतलब दो चीजों के मिलने से एक नया चीज बन गया, तो उस नए चीज को फिर अलग करना मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। तो इंक किसका मिक्सचर है? डाई का वाटर में। तो आप ऐसे चीजें जो जिसमें एक चीज क्या है, वोलेटाइल है, भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है, उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से अलग कर सकते हो इस मेथड ऑफ इवेपोरेशन से। वोलेटाइल कंपाउंड सॉल्वेंट, वोलेटाइल कंपाउंड लेकिन सॉल्वेंट होना चाहिए, है ना, और नॉन वोलेटाइल जो है सॉल्यूट होना चाहिए, उसको आप इस इवेपोरेशन के मेथड से अलग कर सकते हो। देख लो, इस तरीके से आप लोग को अरेंज करना है, और यहाँ पर वाटर वेपर बन के उड़ रहा है, बाहर जा रहा है, और इंक यहाँ पर पाउडर फॉर्म में बच जाएगा। तो आपको अलग हो ये 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 जो काला काला निशान दिख रहा है, ये ये सब ये उबालते हैं तो थोड़ा हाँ अच्छा, वॉश ग्लास है, ठीक है। अब देखो कि आप मिल्क से क्रीम को कैसे अलग करोगे, है ना, दूध से उसकी मलाई कैसे निकालोगे, आपके घरों में भी होता होगा, ठीक है। तो मलाई बहुत पसंद होगी सबको, नहीं है? यू हेड, तुम भी हेड करती हो पलंग, ठीक है। तो आजकल क्या है, आपको जो मिल्क है वो फुल क्रीम वाला टोन, डबल टोन मतलब पैकेट वाला खासकर, है ना, मिलता है, और उसकी बहुत सारी वैरायटीज भी है मार्केट में। तो आप लोग दूध वाले से लेते हो दूध की पैकेट वाला लेते हो? दोनों यूज करते हो, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अ, अच्छा, जो अलग अलग मिल्क है उसमें फैट का अमाउंट डिफरेंट होता है, पैक्ड वाला और फैट ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, फुल क्रीम मिल्क लेना है। अब इसको अलग करने के लिए आप क्या करोगे, कौन सी टेक्निक यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूग करना है टेस्ट ट्यूब में लेके, टेस्ट ट्यूब इस तरीके का ट्यूब रहता है ग्लास का, ठीक है, जिसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ये भी हाई, जितने भी ग्लास की चीजें बनेंगी प्रैक्टिकल लैब के लिए वो सब टेम्परेचर केमिकल रेजिस्टेंस होता है ना, लेकिन ऐसे पटक दोगे तो फूट जाएगा, ऐसे पटकना नहीं है। सर तो बोले थे कि बहुत हार्ड रहता है, तो पटक के नहीं, टूट गया तो तुम्हारी गलती नहीं। हाँ, कोई खा लिया तो फिर वो जाने, फिर केमिकल रिएक्शन हो गया तो सुबह नल्ला हो जाएगा फिर वो, ठीक है। अगर वो जिंदा रह गया तो फिर स्कूल से सुबह अल्लाह हो जाएगा, है ना, उसका फाइन वगैरह लगेगा कि लैब में तुम क्यों खा रहे हो, ठीक है।
तो उसका फिर केमिकल रिएक्शन से मेंटल रिएक्शन चलने लगेगा। तो सेंट्रीफ्यूग आपको करना है, इसके लिए मैं बता चुका हूं पहले भी कि सेंट्रीफ्यूगेशन एपरेटस होता है या मशीन होता है जो कुकर के शेप का होता है। इसमें इन ट्यूब्स को लगाने के लिए होल्स होते हैं, है ना, और इन ट्यूब्स को जो भी लिक्विड का हमको सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, सेपरेट करना है, और खासकर जितने भी पैथोलॉजी लैब है यहाँ ब्लड टेस्टिंग वगैरह होती है वहां ये वाला एपरेटस रहता ही है। इसमें आपके ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लेके डालते हैं और ब्लड जिन जिन चीजों से मिलके बना है वो सभी सेपरेट हो जाती है। उसमें सभी चीजों का अमाउंट कितना है, परसेंटेज कितना है, सब कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो यहाँ भी उस तो ये सब पहले से जो ऑब्जर्वेशन हो चुका है उससे डिसाइडेड है ना कि ब्लड में इतना रहना चाहिए सब कुछ, ठीक है। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ना तो क्या होता है, जब उसमें मिक्स होता है, ये मशीन जब चलता है तो डेंसिटी के हिसाब से सभी चीजें अलग अलग लेयर में सेट हो जाती है। जिसका डेंसिटी कम है वो थोड़ा टॉप में रहेगा, जिसका डेंसिटी उससे ज्यादा है वो थोड़ा उससे नीचे रहेगा, और जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो सबसे नीचे रहेगा, ठीक है। तो जो भी चीज हम टेस्ट कर रहे हैं, मान लो ब्लड में आरबीसी रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है, प्लाज्मा रहता है, ठीक है। तो डेंसिटी के हिसाब से सभी चीजों का लेयर अलग अलग हो जाएगा और फिर हम उसको 1 by 1 सेपरेट कर लेंगे, है ना। जैसे टॉप में जो है उसको अलग कर लेंगे किसी चीज में, उसके नीचे, हाँ, फिर उसको इंजेक्शन से लेके, है ना, फिर उसको एनालाइज करते हैं। नहीं, नीचे वाला चीज अचानक से ऊपर नहीं आता जब तक उसको हिला के मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसको इंजेक्शन या सिरिंज से लेके थोड़ा थोड़ा उस अब एकदम डिटेल में जानना है तो फिर पैथोलॉजी या पैथोलॉजिस्ट से या इसका कोई वीडियो देख के ही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मिल्क चर्नर जिससे घरों पे क्या करते हैं हम लोग, दही से मक्खन निकालते हैं, है ना, या उससे उसका जो बटर है और पानी है ना, मही बोलते हैं उसको अलग करते हैं। तो मिल्क चर्नर सबके घरों में रहता है, आजकल नहीं रहता, पहले, या जिनका विलेज में भी घर होगा वहां होगा, ठीक है। तो आजकल हम रेडीमेड चीजें ज्यादा यूज करते हैं, कौन दही वही बनाएगा, दुकान से जाके ले लो, ये सब हो जाता है, ठीक है। लेकिन पहले सब कुछ घर में किया जाता था। अब विलेज में या जो बड़े घर में अगर फैसिलिटीज है और अगर किसी मम्मी के पास टाइम है तो वो करती है आज अभी भी, है ना। तो मिल्क डेयरी अगर है आपके पास तो वहां भी जाके आप देख सकते हो कि वो कैसे क्रीम को सेपरेट करते हैं मिल्क से, और वो फिर मिल्क से चीज या पनीर कैसे बनाते हैं, ये आप लोग को पता है क्या कि, हाँ, अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये एकदम मजे से पनीर चिल्ली, पनीर कढ़ाई, हाँ, सभी डिशेस एंजॉय करते होगे, है ना। पनीर तो पसंद ही होगा सब लोग, है ना। अरे नहीं आता और पनीर पसंद भी नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, हाँ, लेकिन घर में कभी कभी बच जाता है ज्यादा दूध या मलाई वाला, तो फिर उससे पनीर बनाते हैं कभी साल में 1-2 बार। तो चर्निंग ऑफ मिल्क समझ गए, बार बार मिल्क को उसको घुमाना, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है और फर्स्ट है, उसका फर्स्ट का ई का क्वेश्चन है कि उस टेक्निक का नाम बताओ जिससे आप बटर को क्रीम से अलग करोगे, ठीक है। बटर को क्रीम से अलग करोगे, मतलब, अरे देखते हैं इसको, ठीक है।
क्रीम और एंड कर्ड, सॉरी ये क्वेश्चन है बटर जो है ना, फ्रॉम क्रीम एंड कर्ड इन डेयरीज एंड होम, उस टेक्निक को नाम बताना है जिससे बटर को अलग करते हैं क्रीम से और कर्ड से, डेयरीज और होम से। हाँ दही से, अरे उसका जो मक्खन अलग करते हैं वो उसका क्रीम हो गया, ठीक है, और उसका जो पानी अलग जो सिर्फ वाटर वाटर खट्टा पानी निकलेगा वो उसका बटर हो गया, पानी पानी। वॉशिंग मशीन में वाटर को स्क्वीज आउट करने के लिए, है ना, फ्रॉम वेट क्लॉथ्स इसका भी यूज होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो बहुत स्मॉल होते हैं और वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, तो उसको अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक, मतलब फिल्टर करके ही सिर्फ सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आप ये वाली जो टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करोगे। नहीं 3 से ज़्यादा भी रहता है, 3 में यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए बनाया, 3 से ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये जो इसका एप्लीकेशन कहाँ है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का, डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है। अब आगे का जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।